वेलकम स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे आज के मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो चैप्टर है हमारा एडी एंड इट्स कंपोनेंट्स। ध्यान से समझिएगा, ये चैप्टर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं मार्क्स के लिहाज से भी ये चैप्टर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मार्क्स भी कवर करता है। जहां तक बात आती है एडी एंड इट्स कंपोनेंट्स की, तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली क्या समझाया जाएगा। इस चैप्टर में आपको एग्रीगेट डिमांड के जो रेलेवेंट एस्पेक्ट्स हैं, स्पेसिफिकली कंजम्पशन साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट, इन दो चीजों को मेजरली आपको यहां पे समझाया जाएगा। जहां तक बात आती है एग्रीगेट डिमांड की, तो आपको याद होगा आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक आपने पढ़ा था वो था डिमांड, वो एग्रीगेट डिमांड नहीं था। हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में हम डिमांड की बात नहीं करेंगे, हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। लेकिन आपको ये पहले जान लेना चाहिए कि डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हो और आप ये जानने की कोशिश करते हो कि डिमांड है क्या, तो मैं आपको ओरली बता देता हूं डिमांड है क्या। उम्मीद है आप यहां पे थोड़ा सा ब्रश अप भी कर लोगे। आप कह सकते हो डिमांड रिफर्स टू अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that consumer are willing and able to purchase at different price during a period of time। डिमांड क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला डिमांड आमतौर पे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का वो अमाउंट है जो कि एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज व्हाट वी कॉल डिमांड इन माइक्रो इकोनॉमिक सेंस। ये माइक्रो इकोनॉमिक सेंस की बात हो जाती है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेंस की बात करते हैं, जब हम माइक्रो से मैक्रो में आते हैं, तो ये जो डिमांड का पर्सपेक्टिव है क्या वो चेंज हो जाता है क्या? क्या जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड है, ये दोनों क्या अलग अलग चीजें हैं क्या? देखिए, अगर मैं कहूं कि अलग अलग चीजें हैं तो ये चीज गलत नहीं होगी, और अगर ये भी कहूं कि अलग अलग चीज नहीं है, बस यहां पे कवरेज का डिफरेंस है, ये भी चीज गलत नहीं होगी। क्योंकि आप यहां पे डिमांड को समझते समझते ही एग्रीगेट डिमांड को समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपली डिमांड में क्या होता है? एक इंसान होता है, उसके पॉकेट में पैसा होता है, ठीक है, उसका मन भी होता है किसी चीज को खरीदने का। याद होगा विलिंगनेस एंड एबिलिटी। तो इसके पास विलिंगनेस है, मतलब इसका मन है, ऐसा नहीं है कि इसका मन नहीं है। साथ ही साथ इसके पास एबिलिटी भी है, इसके पॉकेट में पैसा भी है कि वो क्या करेगा? डिमांड करेगा। तो डिमांड करने के लिए जब ये बंदा मार्केट जाता है, कहां जाता है? जब ये मार्केट जाता है तो अल्टीमेटली मार्केट में जाके क्या करता है? ये अपने पैसे सेलर को क्या करता है? देता है, और अल्टीमेटली सेलर से सामान लेता है। तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है? ये परचेस कर रहा है। क्या कर रहा है? ये परचेस कर रहा है, सामान खरीद रहा है। लेकिन इस परचेस करने की प्रोसेस में ये अपना पैसा भी तो खर्च कर रहा है, ये मनी भी तो स्पेंड कर रहा है। तो जिस तरीके से डिमांड में हम आप इंडिविजुअली क्या करते हैं? पैसे खर्च करते हैं। तो आप जरा इस बंदे को एक मैक्रो लेवल पे लेके जाइए। किस लेवल पे लेके जाइए? मैक्रो लेवल पे लेके जाइए। ये बंदा एक है, और अगर आप इंडिया के रेफरेंस की बात करते हो, किसकी बात करते हो? अपने कंट्री के रेफरेंस की बात करो, तो अप्रोक्सीमेटली 133 करोड़ लोग भी तो ये करते होंगे, ठीक है। अगर मैं ये करता हूं कि मुझे डिमांड करना है, मैं मार्केट में जाता हूं, भाई जी सामान है, चलो भाई हाँ सामान है, ये पैसा लो, मेरे को सामान दो, तो डिमांड बस मैं नहीं करता हूं ना। और डिमांड का यही सिंपल सा साइड है। आप शोरूम में जाइए, आप मल्टीप्लेक्स में जाइए, आप मॉल में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको गुड्स मांगता है, आपको सर्विस मांगता है, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और जब कोई डिमांड करेगा तो सबको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और जब मैं सबकी बात करता हूं तो आप यहां पे उसको मैक्रो लेवल पे लेके जाएंगे, तो आपको ये नजर आएगा कि सब पैसे खर्च करेंगे, तब जाके यहां पे क्या किया जाएगा? डिमांड किया जाएगा। तो यही चीज आपके एग्रीगेट डिमांड में भी होता है। अब देखो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड कहता है कि मैं सम टोटल हूं एक्सपेंडिचर का। क्या हूं मैं? सम टोटल हूं एक्सपेंडिचर का, जो कि पूरे इकोनॉमी में किया जा रहा है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ डिमांड। मतलब डिमांड के लिए पूरे इकोनॉमी में जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है, जब सभी पैसों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एग्रीगेट डिमांड। इसलिए तो मैंने कहा ना कि जब एक बंदा अपना डिमांड कर रहा है तो वो पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन जब इसी में आप ऐड कर देते हैं 133 करोड़ लोग आपको मिलते हैं,
तो यही क्या बन जाता है आपका एग्रीगेट डिमांड। इसलिए मैंने कहा कि डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में जो काम होता है, जो एक कंज्यूमर कुछ भी परफॉर्म करता है, दोनों क्या है सेम। हम डिमांड में भी पैसे खर्च करते हैं और हम एग्रीगेट डिमांड में भी पैसे खर्च करते हैं, लेकिन डिमांड में मैं पैसे खर्च करता हूं, लेकिन एग्रीगेट डिमांड में हम सब पैसे खर्च करते हैं। ये वही अंतर है जो अंतर एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में होता है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि एग्रीगेट डिमांड कहीं कोई जुपिटर से आया है, नहीं, एग्रीगेट डिमांड भी उसी बेस से उठ के आया है, उसी चीज को सम अप कर दिया गया है, तब जाके हम एक टर्म यूज करते हैं। आप सिंपल टर्म समझ लो ना, एग्रीगेट क्या मतलब है, एग्रीगेट सम टोटल, सबका डिमांड जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। ये तो बात हुई रफली कि हम इसको कैसे समझें, लेकिन बात आती है कि जब एग्जामिनेशन होंगे तो सर अब एग्जाम में भी क्या इसी तरीके से डिफाइन करेंगे, नहीं, आप एग्जाम में इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन नहीं करेंगे। तो सर कैसे करेंगे बता दीजिए। तो सुन लीजिए, आप एग्जाम में जब एग्रीगेट डिमांड के डेफिनेशन पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे। देखो भाई, जब हम एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं तो कहा जाता है कि हम पूरे के पूरे इकोनॉमी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पूरे के पूरे इकोनॉमी की बात करेंगे। और इकोनॉमी में कोई एक सेक्टर तो नहीं होता। अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं, मैक्सिमम सेक्टर्स की बात करूं सबसे ज्यादा, तो आपके इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट हो जाता है आपका हाउस होल्ड। कौन सर, हम और आप जैसे लोग जो कि कंजम्पशन करते हैं। क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। सेकंड कौन हो जाता है, प्रोड्यूसर सेक्टर, कौन, जो प्रोडक्शन करता है। थर्ड सेक्टर जो हो जाता है वो है गवर्नमेंट, कौन है, सरकार। और जो फोर्थ सेक्टर हो जाता है वो हो जाता है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW। तो जरा यहां पे आप टाइप ऑफ इकोनॉमी समझिएगा और उस टाइप ऑफ इकोनॉमी के बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा कि एग्रीगेट डिमांड किस तरीके से कैलकुलेट यहां पे किया जाएगा। तो देखो भाई, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इकोनॉमी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने सेक्टर्स होते हैं, 4। लेकिन बहुत सारे ऐसे इकोनॉमीज भी होते हैं जहां पे 4 नहीं होंगे, 3 होंगे। बहुत सारे ऐसी इकोनॉमी भी होंगे जहां पे 3 नहीं होंगे, 2 होंगे। तो सर ऐसे कौन कौन सी इकोनॉमी होगी जहां पे सेक्टर्स कम होंगे या फिर जहां पे सेक्टर्स ज्यादा होंगे। तो थोड़ा ध्यान से समझते जाइएगा कि कौन कौन से सेक्टर्स होंगे या फिर कौन कौन सी इकोनॉमीज होगी जहां पे सेक्टर्स बदलेंगे। देखो भाई, इकोनॉमी जनरली आपके सामने 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। फर्स्ट होता है आपका ओपन इकोनॉमी। क्या होता है भैया, ओपन इकोनॉमी। सेकंड होता है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी। अब जरा समझिएगा, ये ओपन इकोनॉमी क्या होता है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है। अगर आप ग्लोबलाइजेशन समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट प्रेजेंट होता है उस इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी कहा जाता है, और जिस इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, क्लोज्ड इकोनॉमी कंसिडर किया जाता है। तो सर ग्लोबलाइजेशन की बात होगी तो हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे, हम इंपोर्ट की बात करेंगे, हम FDI की बात करेंगे, हम FII की बात करेंगे, हम इंटरनेशनल बोरोइंग्स की बात करेंगे, हम इंटरनेशनल लैंडिंग्स की बात करेंगे। लेकिन जब क्लोज होगा तो हम इन सब किसी भी चीजों की बात नहीं करेंगे, विच मीन्स हमारा दुनिया से कोई रिश्ता नहीं होगा। हम ऐसे इकोनॉमी में जिएंगे जब हम क्लोज की बात करेंगे। तो जरा देखिएगा, ओपन में कौन कौन सी इकोनॉमीज होती है, क्लोज में कौन कौन सी इकोनॉमीज होती हैं। ओपन में आपका सबसे पहला इकोनॉमी होता है हाउस होल्ड, अब सॉरी सेक्टर, इकोनॉमी नहीं सेक्टर। ओपन इकोनॉमी में सबसे पहला जो सेक्टर है वो है हाउस होल्ड। समझते जाइएगा, ये हाउस होल्ड सेक्टर कौन होता है। सपोज अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ जी भैया बताओ, तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है और बताओ कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, तो आप जवाब दोगे कि हाउस होल्ड मेरे ओपन इकोनॉमी का या फिर इकोनॉमी का वो सेक्टर है, वो हिस्सा है जिसे ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले तो सर 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का जो ओनर है, जो सेक्टर मालिक है, उस सेक्टर को क्या कहा जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर कहा जाता है। मतलब इसके पास जमीन है, लेबर है, पैसा है और स्किल्स भी है। उसके बाद आपके सामने जो सेकंड सेक्टर आता है ओपन इकोनॉमी का, उसे कहा जाता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन होता है, देखो भाई, ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि हाउस होल्ड से, क्या, हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करता है, लेता है,
खरीदता है ताकि प्रोडक्शन करे और प्रोडक्शन करके फिर वापस मार्केट में उन गुड्स एंड उन सर्विसेज को क्या करे, ऑफर करे। इस सिंपल चीज, आप इस बात को समझते होंगे अगर आपने फाइनेंस पढ़ा होगा तो। शेयर्स बाजार में आते हैं, हम क्या करते हैं, हम और आप जैसे लोग कहीं से कमाते हैं तो पैसा बचाते हैं और बचे हुए पैसे को शेयर्स में लगाते हैं और वही शेयर का पैसा वो कंपनी लेके जाती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, प्रोडक्शन करके हमें सामान देती हैं। ये बेसिक सा फंड है, आप उसको फाइनेंस में भी समझेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर रेफर्स टू दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी व्हिच इज कंसीडर्ड एज यूजर और हायरर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्या करते हैं, ओनर है तो कंज्यूम करते हैं हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अब आपके सामने जो थर्ड सेक्टर हो जाता है वो है गवर्नमेंट, सरकार। याद रख लीजिएगा, गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि आपको पता होगा गवर्नमेंट के अंदर एक हाउस होल्ड का भी ट्रेड होता है और गवर्नमेंट के अंदर एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर का भी या फिर प्रोड्यूसर का भी ट्रेड होता है। जैसे आपने सुना होगा भाई ये सरकारी जमीन है, ठीक है, आपने सुना होगा ये सरकार का पैसा है। तो जिस तरीके से हाउस होल्ड के पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होता है, हमारे गवर्नमेंट के पास भी तो जमीन होती है ना उसकी, कि नहीं होती है। बात होती है कि हाँ जी ये सरकार की जमीन है, सरकार अपनी जमीन पे फैक्ट्री ओपन कर रही है। आप सुनिएगा जरा, सरकार की जमीन है तो जब सरकार की अपनी जमीन है तो ओनर हो गया जमीन का, तो उस वक्त वो सरकार हाउस होल्ड हो गया। लेकिन जब सरकार अपनी जमीन पे फैक्ट्री लगा रहा है और सेल, भेल, ओएनजीसी, एयर इंडिया जैसी कंपनीज ओपन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो वही सरकार यहां पे क्या हो जाता है, प्रोड्यूसर हो जाता है। तो सरकार को आप नॉर्मल मत समझिए कि गवर्नमेंट इज सिंपली गवर्नमेंट, नो। यहां पे गवर्नमेंट का मतलब होता है कि ऐसा हिस्सा हमारे सेक्टर का जो इकोनॉमी को एक तो मैनेज करता है बाय द टैक्स एंड सब्सिडी। इन अ नटशेल यू कैन कंसीडर फिस्कल पॉलिसी। एंड गवर्नमेंट वो सेक्टर है जिसके अंदर हाउस होल्ड का भी ट्रेड है, जिसके अंदर आपके प्रोड्यूसिंग सेक्टर का भी ट्रेड है। मैंने क्या कहा, हाउस होल्ड कंजम्पशन करता है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो ये जो हमारी सरकार है ना, ये सरकार कंजम्पशन भी करती है और ये सरकार प्रोडक्शन भी करती है। सर कैसे कंजम्पशन करती है आप बताओ। जब पीडीएस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत यही सरकार किसानों से अनाज लेती है, खरीदती है और गरीबों को सस्ते में देती है। दिस इज व्हाट वी कॉल गवर्नमेंट्स कंजम्पशन। ये सरकार का कंजम्पशन रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन वही जब सरकार सेल, भेल, ओएनजीसी और बीएसएल जैसी कंपनी चलाती है और गुड्स एंड सर्विसेज बाजार में बेचती है, इट डजंट मैटर व्हाट द ऑब्जेक्टिव, इट्स अ प्रॉफिट और अ वेलफेयर। मैटर इज दैट कि सरकार बेच रही है, सरकार बेच के पैसे अर्न कर रही है। वो प्रॉफिट नहीं हो सकता, मानता हूं, ब्रेक इवन पॉइंट पे तो होंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट में यहां पे प्रोड्यूसिंग सेक्टर का एक ट्रेड ऐड कर दिया जाता है। इसलिए जब भी आप सरकार समझेंगे तो आप हाउस होल्ड को भी देखेंगे और आप प्रोड्यूसिंग को भी देखेंगे। ये बात आप ध्यान समझिएगा, बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर, जो सेक्टर ओपन इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बनाता है, वो है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या, बाकी सारी दुनिया, बाकी सारे जहां, जो भी है, ठीक है। सिंपल चीज है, मैंने क्या कहा, ओपन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट होता है। मतलब हम पूरी दुनिया कुछ ना कुछ बेचते होंगे या फिर पूरी दुनिया से कुछ ना कुछ हम खरीदते होंगे, विच मीन्स प्रेजेंस ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है। आप यहां पे कह सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स और इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज, क्योंकि उसका भी इंपैक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है। तो आप यहां पे स्पेसिफिकली बस दो चीजों की बात करेंगे। फर्स्ट आप एक्सपोर्ट की बात करेंगे एंड सेकेंड आप यहां पे इंपोर्ट की बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये चारों सेक्टर क्लियर हो चुके होंगे कि जब हम एग्रीगेट डिमांड, आप इसको भूलिएगा मत, कि जब हम एग्रीगेट डिमांड को फाइंड करने जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड को जब हम समझेंगे तो हमें इकोनॉमी के टाइप को समझना पड़ेगा। और इकोनॉमी के टाइप में दो टाइप, फर्स्ट ओपन और ओपन इकोनॉमी में चार सेक्टर, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बात करते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसमें ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट नहीं होता, मतलब जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता है। तो बात आती है कि क्लोज्ड इकोनॉमी भी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कौन कौन से हिस्सों में बढ़ती है सर? तो देखो भाई, ऐसी क्लोज्ड इकोनॉमी जिसमें हमारी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या फिर हमारी गवर्नमेंट का प्रेजेंस है, या फिर एक ऐसी क्लोज्ड इकोनॉमी जिसमें हमारी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, हमारी गवर्नमेंट का प्रेजेंस नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में तो आप ये कहेंगे
क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो सेक्टर है वो प्रेजेंट नहीं होता। एंड क्लोज्ड इकोनॉमी इज जनरली टू टाइप्स, फर्स्ट इज closed economy with government intervention and second is closed economy without government intervention। अब देखते हैं कि अगर closed economy है और उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है तो उसमें कौन कौन से सेक्टर्स होंगे। देखो भाई उसमें हाउस होल्ड होंगे, हूबहू आ जाएगा यहाँ पे, प्रोड्यूसिंग भी होंगे और साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट भी होगा क्योंकि ये कौन सी इकोनॉमी है, क्लोज्ड विथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। लेकिन जब आप ऐसी क्लोज इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है तो उसमें कितने सेक्टर्स, तो उसमें आपके सामने ओनली दो सेक्टर, फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड इज प्रोड्यूसिंग सेक्टर। यहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कोई कहानी नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा आपका सिलेबस बेस्ड होगा वो सीबीएसई के सिलेबस को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि सीबीएसई का जो पूरा का पूरा सिलेबस बेस्ड है वो आपके क्लोज्ड इकोनॉमी पे बेस्ड है और उसमें भी मैं स्पेसिफाई करूं तो ऐसा क्लोज्ड इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है उस पे बेस्ड है। लेकिन आगे के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स में क्या, आगे के कुछ कुछ क्या वो बोलो कुछ पॉइंट है, चलो आगे कुछ कुछ टॉपिक्स में आपको गवर्नमेंट का इंटरवेंशन दिखेगा, आगे के कुछ कुछ टॉपिक्स में आपको ये चारों सेक्टर्स में दिखेंगे, लेकिन अल्टीमेट जो आपका सिलेबस बेस्ड है वो क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे बेस्ड है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये क्लियर हो गया आपको। चलिए चलो भैया बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। जैसा मैंने कहा कि मुझे एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए सेक्टर्स को समझना जरूरी है, इकोनॉमी के टाइप को समझना जरूरी है। अब जरा देखो, जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा, सारे खर्चे, क्या सारे के सारे खर्चे जो कि पूरी इकोनॉमी में हो विद द पर्सपेक्टिव ऑफ डिमांड, क्या विद द पर्सपेक्टिव ऑफ डिमांड। अब जरा देखना, हाउस होल्ड किसकी बात करेंगे, हाउस होल्ड की बात करेंगे। अब अगर मैं हाउस होल्ड हूं, ठीक है, तो मुझे फोन की जरूरत है फॉर द पर्सनल पर्पस, ठीक है, मुझे खाने की जरूरत है, मुझे कपड़े की जरूरत है, मुझे घर की जरूरत है, लेकिन इस सभी जरूरत के पीछे मेरा सिंगल ऑब्जेक्टिव दैट्स कॉल्ड कंजम्पशन, क्या कंजम्पशन। तो अगर मैं जाके फोन खरीदता हूं विच मींस मैं फोन के लिए पैसा खर्च कर रहा हूं, मैं डिमांड कर रहा हूं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग क्या हैं, एज अ कंज्यूमर्स काम करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हैं, तो इसका पैसा जो खर्च होगा वो कहीं ना कहीं आपके एग्रीगेट डिमांड का एक मेजर हिस्सा होगा। दूसरा, आप अपने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देख लो, जो लोग प्रोड्यूसर्स हैं उनको देख लो, ठीक है। अब मान लेते हैं जो लोग कपड़े बनाते हैं, क्या करते हैं, जो कपड़े बनाते हैं, जो कपड़े स्टिच करके बनाते हैं, ठीक है, उनको क्लोथ चाहिए होता है, कपड़ों की शीट चाहिए होती है, लंबी लंबी जो चादर होती है चाहिए होती है, लेकिन नहीं चाहिए होती, वो भी बाजार से जाते हैं, कहते हैं भैया जी थान दे दो मुझे, मेरे को कपड़े बनाने, तो वो भी क्या करें, डिमांड ही करें ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं डिमांड करें, उनको मशीनरी चाहिए होती है, ठीक है, ताकि वो क्या करें, सामान बनाए, चीजों को प्रोड्यूस करें, तो वो भी क्या कर रहे हैं, मशीनरी को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो भी कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे हैं। और जो मशीनरी को प्रोड्यूस कर रहा होगा वो आयरन का डिमांड कर रहा होगा। तो यहां पे जितने भी प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव की बात करो, अगर वो कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं, वो मशीन खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, मतलब वो बाजार में डिमांड ही तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं डिमांड कर रहे। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट उनका हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये उनका कंजम्पशन है, इट्स इन्वेस्टमेंट, बट यहाँ पे वो अल्टीमेट पैसा खर्च कर रहे हैं डिमांड के पर्सपेक्टिव से, तो इसीलिए प्रोड्यूसर का वो भी खर्च डिमांड में ही काउंट किया जाएगा। अब जरा देखिएगा हमारा हाउस होल्ड, अब बताओ जो हमारा हाउस होल्ड है किसानों से अनाज मांगता है ना, खरीदता है ना, ताकि उनको पीडीएस में क्या करना है, बेचना है, बताओ बोलो, गवर्नमेंट, हाँ सॉरी गवर्नमेंट, नॉट अ प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। तो जो हमारा गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या करता है, किसानों से कहता है कि भैया हाँ जी मेरे को अनाज दो, तो अल्टीमेट मांग रहा है ना, पैसा खर्च कर रहा है ना, किस चीज के लिए, कंजम्पशन के लिए। तो गवर्नमेंट का भी यहाँ पे खर्च है। हमारा सेल बेल, ओएनजीसी और एयर इंडिया और बीएसएनएल जैसी कंपनी जो कि सरकार चलाती है, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ मशीन खरीदती होगी, जैसा कि प्रोड्यूसर डिमांड करता है। तो हमारी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट भी डिमांड कर रही है और पैसा खर्च कर रही है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जरा ध्यान समझिएगा, हम यहाँ पे डिमांड की बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होगा इकोनॉमी का, वेदर डिमांड इकोनॉमी से हो, वेदर डिमांड इकोनॉमी में हो, मेरी इकोनॉमी का वो डिमांड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट, ठीक है, तो एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट में वो लोग, वो विदेशी लोग, वो फॉरेन कंट्री मेरी इकोनॉमी से डिमांड कर रही है, तो हम उनके डिमांड को क्या कर रहे हैं,
फुलफिल कर रहे हैं। वो कंज्यूम करे तो पैसा मेरे पास तो आ रहा है ना, मतलब मेरी इकोनॉमी में डिमांड तो जनरेट हो रहा है ना, वेदर वो मेरे अपने लोग मेरी इकोनॉमी से डिमांड करें या फिर किसी दूसरे देश के लोग मेरी इकोनॉमी से डिमांड करें, बात तो डिमांड की हो रही है। तो सेठ जी यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो रेफरेंस है वो मेरी इकोनॉमी से डिमांड का रेफरेंस है और उसमें भी पैसा खर्च हो रहा है। भले ही वो पैसा खर्च मेरे पॉकेट की कमाई है, लेकिन ये डिमांड का पर्सपेक्टिव है, इसलिए एक्सपोर्ट यहाँ पे क्या किया जाता है, एज अ पॉजिटिव फिगर डिमांड में क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। नेक्स्ट इंपोर्ट। अब जैसे एक्सपोर्ट में वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं, तो इंपोर्ट में कौन डिमांड कर रहा है, इंपोर्ट में मैं, मेरे देश के लोग, मेरी इकोनॉमी बाहर की इकोनॉमी से क्या कर रही है, डिमांड कर रही है। तो अल्टीमेटली यहां पे भी पर्सपेक्टिव क्या हो गया, डिमांड हो गया। यहां पे अब मैं पैसे खर्च करूंगा उनकी इकोनॉमी में और उनकी कमाई होगी। तो इसीलिए एक्सपोर्ट भी डिमांड का रेफरेंस है और इंपोर्ट भी क्या है, डिमांड का रेफरेंस है। बस अंतर यह है कि एक्सपोर्ट में वो डिमांड कर रहे हैं मुझसे और इंपोर्ट में मैं उनसे डिमांड कर रहा, बट दोनों में कॉमन क्या है, मेरी इकोनॉमी। दोनों में कॉमन क्या है, पैसा खर्च। तो इसीलिए ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी एक ऐसा सेक्टर है जो कि डिमांड के पर्सपेक्टिव से खर्च करता है। इसीलिए कहा जाता है दैट एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर। क्या, aggregate demand refers to sum total of all the expenditure incurred in an economy with the perspective of demand by all the sectors of economy। मतलब इकोनॉमी के पूरे सेक्टर्स के थ्रू डिमांड के पर्सपेक्टिव से जो भी पैसा खर्च किया जाएगा वो सारा का सारा खर्च किया गया पैसा एग्रीगेट डिमांड को क्या करेगा, सिग्निफाई करेगा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमी को आगे ले जाने की, जब हम बात करते हैं डेवलप नेशन की, तो हम देखते हैं कि उन देशों में डिमांड ज्यादा होता है क्योंकि वो डिमांड डायरेक्टली लिंक करता है क्या, लिविंग स्टैंडर्ड से। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन कंट्रीज को बेहतर क्यों माना जाता है, क्योंकि यहां पे पर पर्सन डिमांड काफी ज्यादा होता है। और याद रख लीजिएगा यही डिमांड एपी सेंटर होता है इकोनॉमी के ग्रोथ का और इकोनॉमी के डेवलपमेंट का। जैसे आज हमारी कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में है। क्यों नेगेटिव में है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है और लोगों के पास पैसे नहीं है तो डिमांड नहीं हो रहा, डिमांड नहीं हो रहा तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, इनकम जनरेट नहीं हो रहा, पॉवर्टी बढ़ेगी, लिविंग स्टैंडर्ड घटेगा। इसलिए कहा जाता है कि डिमांड का जो पैसा खर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए या फिर इकोनॉमी को पीछे लेके जाने के लिए। और डेवलपिंग, इमर्जिंग और अंडर डेवलप और बैकवर्ड इकोनॉमी में जो डिफरेंस होता है वो समवेयर एंड समहाउ इस डिमांड की कहीं ना कहीं या फिर एग्रीगेट डिमांड की जो क्वांटम होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होते जाती है। जो डेवलप नेशन होते हैं वहां पे एडी काफी ज्यादा होता है, मतलब पूरे देश के लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, और एक बैकवर्ड कंट्रीज में ये डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उम्मीद है आप यहाँ पे डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। चलिए अब एक स्टेप आगे चलते हैं और भी कुछ बातों को समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के रेफरेंस में और आपको क्या क्या समझने की जरूरत है। देखो अब तो ये तो बात होगी कि हाँ जी सर पूरे इकोनॉमी का जो खर्च हो एग्रीगेट डिमांड हो गया मेरा, बट व्हाट इफ आई वांट टू कैलकुलेट, व्हाट इफ आई वांट टू मेजर एग्रीगेट डिमांड। जब मुझे पता करना है कि मेरे देश में कितना डिमांड हो रहा है तो मैं उसको कैसे पता करूंगा, ये तरीका आपको यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिएगा क्योंकि अब यहाँ पे आपको कुछ नोट करने की भी जरूरत होगी। देखो भाई जब यहाँ पे एडी की बात होगी तो एडी का एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है, दैट एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा। इस फॉर्मूले को लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में, आपके थियरी में, आपके बहुत सारे ऐसे आंसर्स को देने में ये फॉर्मूला आपकी काफी मदद करेगा। एंड इनफैक्ट आपके नेशनल इनकम में भी इस फॉर्मूले का इनडायरेक्टली इस्तेमाल होगा। कैसे होगा, जब आप नेशनल इनकम पढ़ेंगे तब आप अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखो भाई एडी को मैंने क्या कहा, टोटल एक्सपेंडिचर जो कि हमारे देश में होंगे विद द पर्सपेक्टिव ऑफ डिमांड, सिंपल इज दैट। ये सी क्या है सर, सर ये सी है
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है ये सी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है सर। कंजम्पशन का मतलब क्या? कंजम्पशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू एक कंज्यूमर अपनी नीड एंड वांट को क्या करता है? सैटिस्फाई करता है। याद रख लीजिएगा, मैं परचेस की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बाइंग की बात नहीं कर रहा, मैं कंजम्पशन की बात कर रहा। आप सामान जब खरीदते हो और खरीद के लेके आते हो, लाइक आपने कॉपी खरीदा, ठीक है, और कॉपी खरीदा और कॉपी खरीद के लेके आके जब आप उस कॉपी पे लिख रहे हो, विच मीन्स आप उस कॉपी का कंजम्पशन कर रहे हो, आप उस कॉपी को कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, सिंपल एज दैट। व्हाट डू मीन बाय एक्सपेंडिचर? ऑलरेडी आपको पता है, नॉर्मल सी बात है, पैसे खर्च करने को यहां पे एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। मतलब कंजम्पशन के लिए जो पैसा आप खर्च करते हो सामान को खरीदने के लिए, वही चीज यहां पे क्या कही जाती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सवाल है, काम कौन करता है? सर कंजम्पशन के लिए पैसा कौन खर्च करता है? बच्चा, कंजम्पशन के लिए पैसा खर्च करने वाला एक पूरा सेक्टर है, और वो बहुत बड़ा सेक्टर है, जिस सेक्टर के बारे में जस्ट हमने अभी पढ़ा है, दैट्स कॉल्ड हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सा सेक्टर हमारा? हाउस होल्ड सेक्टर। क्लियर क्या? तो इसीलिए जब हम एडी की बात करेंगे तो एडी में सबसे पहले सी आएगा, दैट्स कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। सिंपल। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आई की। आई क्या है सर? आई बोले तो क्या? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हम यहां पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। सवाल है, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? पहले आप इन्वेस्टमेंट जानिए, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। उम्मीद आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा डेफिनेशन है दैट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्या? अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो पूंजी के निर्माण का जो तरीका है वो निवेश माना जाता है। अब कैसे ही पूंजी के निर्माण का तरीका निवेश है? हाउ इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा, ठीक है, अकाउंट्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने सबसे पहला जर्नल एंट्री तो यही पढ़ा होगा ना, राम व्हाटएवर हुएवर, ठीक है, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है, या फिर राम इन्वेस्टेड दैट सम ऑफ मनी इन देयर बिजनेस और इन हिज बिजनेस। सिंपल इज दैट। ठीक है, कि एक इंसान अगर अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसने पैसे लगाए, अच्छी बात है। अब अगर उसने पैसे लगाए हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फायदा, प्रॉफिट। तो अगर वो 1 लाख रुपए लगाता है तो उस 1 लाख रुपए को बुक ऑफ अकाउंट में क्या लिखा जाता है? कैपिटल। क्या लिखा जाता है? कैपिटल ही तो लिखा जाता है ना, और कुछ तो लिखा नहीं जाता। इसलिए कहा जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारे लिए कैपिटल तैयार करता है। और जब हम बिजनेस करते हो तो हमें प्रॉफिट होता है। अब देखना, हम बिजनेस करते तो हमें प्रॉफिट होता है। हमने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए और अंत में हमें पता चलता है कि हमें 50,000 का प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? 50,000 का प्रॉफिट हुआ। और इसी प्रॉफिट को कैपिटल में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। ये भी आपको पता होगा। तो 1 लाख इन्वेस्ट किया, उस 1 लाख को कैपिटल लिखा, प्रॉफिट हुआ 50,000, तो वापस से उस प्रॉफिट को 50,000 जोड़ दिया। तो 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से इनिशियली 1 लाख का, सॉरी हाँ 1 मिनट, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से इनिशियली 1 लाख का कैपिटल, प्रॉफिट होने के बाद उस प्रॉफिट को जोड़ के अब कितना कैपिटल हो गया? 1,50,000। इसीलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब बात आती है, आप इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और समझिएगा। इन्वेस्टमेंट बेसिकली 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है, ध्यान से। एक होता है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सवाल है, सर ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो भाई, जब हम बात करते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट से अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, सर फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट है क्या? देखो भाई, मान लेते हैं तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं और तुमको इन्वेस्ट करना मांगता है, ठीक है, आप कह रहे हो सर ये पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। अब बात आती है कि आप कहां पे इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, मैं कहूंगा देखो भाई 2 सोर्स है, एक जगह 10% के रेट से रिटर्न मिल रहा है और एक जगह 15% के रेट से रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, आप क्या कहोगे? मुझे रिटर्न से मतलब नहीं है, मुझे बस पैसा लगाना। ऐसा होगा क्या? नहीं, आपको मतलब होगा रिटर्न से। ठीक है, आप चाहोगे कि मैं जहां पे भी पैसा लगाऊं मुझे रिटर्न ज्यादा मिले। दूसरा भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है, रिस्क।
मैं कहूंगा देखो भाई यहाँ पे बहुत तगड़ा रिस्क है, बहुत कम चांस है कि आपका पैसा लौटेगा, यहाँ पे रिस्क बहुत कम है, मोस्ट चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा, ठीक है। आप क्या कहोगे, नहीं नहीं हमको रिस्क की कोई मतलब नहीं है, हमको पैसा बस लगाना है। ऐसा नहीं होता, रिटर्न से भी फर्क पड़ता है, रिस्क से भी फर्क पड़ता है, टाइम पीरियड, ठीक है, कितने साल के लिए आप पैसा लगाना चाहोगे। एफडीज बनवाते हो ना, एफडी में 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितने साल के लिए, मतलब टाइम एक फैक्टर जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। रिस्क एक फैक्टर हो जाता है, उसके साथ साथ आपका रिटर्न फैक्टर हो जाता है। लेकिन ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कहता है कि मुझे रिटर्न से मतलब नहीं, मुझे रेट से मतलब नहीं, मुझे रिस्क से मतलब नहीं, मुझे टाइम से मतलब नहीं, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों इन्वेस्टमेंट करना है ऐसा, ये तो बेवकूफी वाले इन्वेस्टमेंट है। नहीं नहीं, ये बेवकूफी वाले इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिस इन्वेस्टमेंट के पीछे ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो सकती है, इकोनॉमी का वेलफेयर हो सकता है। और हमारी जैसी इकोनॉमी में इस डेवलपमेंट और इस ग्रोथ का या फिर इस वेलफेयर का जो ठेका लेके रखा है वो हमारी सरकारों ने लेके रखा है, कहीं ना कहीं ऑफिशियली, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट से अफेक्ट नहीं होता, और ये इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली एक सेक्टर करता है और वो है हमारी सरकार। तो सरकार जनरली जो इन्वेस्टमेंट करता है जिसमें सरकार का मोटिव प्रॉफिट नहीं है, वेलफेयर है, वैसे सरकार के इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाएगा, यहां पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। सिंपल सी बात। नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या है भाई, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब जरा समझना, जो ऑटोनोमस नहीं होते हैं वो इंड्यूस्ड होते हैं, मतलब ऑटोनोमस को फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं होता, इंड्यूस को पूरा मतलब होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई रिस्क ज्यादा है, यहां पे पैसा मत लगाओ, और तुम सच में नहीं लगाओगे, व्हिच मींस आपका इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड है क्योंकि वो रिस्क देख के डर गया, ठीक है। अगर मैं कहूं भाई यहां पे रेट ज्यादा है, यहां पे पैसा लगाओ, और तुम लगा देते हो, व्हिच मींस आपका इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड है क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट इस रेट ऑफ रिटर्न से इन्फ्लुएंस हो गया। इसलिए कहा जाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच अफेक्ट बाय फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट लाइक रिस्क, रेट ऑफ रिटर्न और टाइम पीरियड, ठीक है। तो भाई ये अफेक्ट होता है, इसमें कोई शर्म नहीं। नेक्स्ट अब बात आती है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट करता कौन है। अरे यार किसको प्रॉफिट के लिए मरता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ही तो प्रॉफिट मांगता है, प्राइवेट सेक्टर ही तो रिटर्न देखता है, प्राइवेट सेक्टर ही तो कहीं ना कहीं रिस्क देखता है। सिंपल सी बात तो यही है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में सबसे आगे कौन खड़ा होता है, वो होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। कौन सा सेक्टर, हमारा प्राइवेट सेक्टर। लेकिन प्रॉफिट हमारी सरकार को नहीं चाहिए क्या, भाई चाहिए। अब एयर इंडिया जैसी कंपनी, बीएसएनएल जैसी कंपनी आज इस हालात पे पहुंची है, उसके पीछे सिंपल से रीजन को प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिस कंपनी का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें सर्टेन एक्स्ट्रा मनी मिले, हमें प्रॉफिट हो। वो कंपनीज, वो सरकारी कंपनीज वहीं पे पैसा लगाती हैं जहां पर रिस्क कम होता है। सरकार भी जनरली ऐसे इन्वेस्टमेंट करता है जहां पे उसको रिटर्न ज्यादा मिले। सरकार भी देख के, सोच के, समझ के ऐसे से इन्वेस्टमेंट करता है। इसीलिए जब हम इंड्यूस की बात करेंगे तो भाई प्रॉफिट किसको नहीं चाहता है, प्राइवेट को भी चाहता है और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहता है। इसीलिए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हम प्राइवेट सेक्टर वाले भी करते हैं और सरकार भी करती है। लेकिन जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ओनली एंड ओनली कौन करता है, सरकार करती है, क्योंकि इसको अफोर्ड प्राइवेट नहीं कर सकता, इसको अफोर्ड बस कौन कर सकता है, हमारी सरकार ही कर सकती है। तो उम्मीद है आपको इन्वेस्टमेंट का फंडा समझ में आया होगा। लगे हाथ ग्राफ भी समझ लीजिए, ठीक है। देखो भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, ठीक है। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट आपका यहां पे रहेगा, सॉरी, इन्वेस्टमेंट आपका यहां पे रखो, ठीक है। इसके रेफरेंस में आप यहां पे प्रॉफिट रख सकते हो, आप यहां पे रेट ऑफ रिटर्न रख सकते हो, टाइम रख सकते हो, मतलब जो भी फैक्टर्स होंगे, पहले लिख लीजिएगा, जो भी फैक्टर्स होंगे वो सब आपके कहां पे आएंगे, वाई एक्सिस पे आएंगे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ऑटोनोमस को भाई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है।
रेट ज्यादा है तो भी वही होगा, रेट कम है तो भी वही होगा, रिस्क ज्यादा है फिर भी उतना ही होगा, रिस्क कम है फिर भी उतना ही होगा, सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसका जो बेसिक सा ग्राफ होगा वो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का ग्राफ या कर्व। ठीक है, लेकिन जब हम इंड्यूस की बात करेंगे तो इंड्यूस में फैक्टर्स आप ध्यान से देखिएगा, दो फैक्टर देख लेते हैं, एक हम देख लेते हैं रिटर्न और एक हम देख लेते हैं आपका रिस्क। ठीक है, दोनों यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा, तो देखो दिख रहा है, इसको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, जस्ट अ मिनट, ये वाला दिख रहा है, मैं यहां पे बना देता हूं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का ग्राफ होगा, ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन एंड ओरिजिन, यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट, यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट, यहां पे आपका रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए, और यहां पे आप मान लीजिए रिस्क। अब समझिएगा जरा, अगर आप रेट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सिंपली अगर आप रेट की बात करेंगे तो रेट का फंडा क्या कहता है, रेट का फंडा कहता है कि देखो सर जी, अगर रेट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, मतलब रेट और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, तो जब भैया पॉजिटिव होगा तो ग्राफ भी पॉजिटिवली स्लोप्ड तो होगा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा ग्राफ बन सकता है। दूसरा रिस्क, रिस्क के साथ इनका रिश्ता क्या है, अपोजिट, रिस्क ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम, रिस्क कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा, तो उसके रेफरेंस में इनका जो ग्राफ होगा वो नेगेटिवली स्लोप होगा। ठीक है, लेकिन इनका ग्राफ कभी भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि इंड्यूस्ड के ये दोनों ग्राफ हो सकते हैं, लेकिन ऑटोनोमस के मात्र यही एक आपके ग्राफ होंगे। क्लियर क्या, तो उम्मीद है आपको इन्वेस्टमेंट का फंडा समझ में आ चुका होगा। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो ऐसा एक्सपेंडिचर, क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर करेगा, मशीन खरीदने के लिए, ठीक है, और भी कोई असेट खरीदने के लिए, वो सारा खर्च यहां पे क्या कहा जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाएगा। क्लियर क्या, रॉ मटेरियल का भी जो इन्वेस्टमेंट है, रॉ मटेरियल का भी जो खर्चा है वो आप इसमें काउंट कर सकते हो, इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि सर बस फिक्स एसेट होगा, मशीन होगा, फर्नीचर होगा, बिल्डिंग होगा, नहीं जी। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे ना तो हम नेशनल इनकम में पढ़ेंगे फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट में हम असेट्स की बात करेंगे और हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की बात करेंगे। सो दिस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स फिक्स्ड एज वेल एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब बस मशीन की बात नहीं करेंगे। क्लियर क्या, चलो भाई, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के दो हिस्से मैंने आपको बता दिए, एक ऑटोनोमस, दूसरा इंड्यूस्ड। ऑटोनोमस ऐसा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको फैक्टर स्पेक्टिंग से कोई मतलब नहीं होता है, और ऐसा इंड्यूस्ड होता है जिसको फैक्टर स्पेक्टिंग इन्वेस्टमेंट से मतलब होता है। ऑटोनोमस का एक ग्राफ मैंने बता दिया, इंड्यूस का मैंने ये दो ग्राफ आपको बता दिया, आप इसको जरा नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। चलिए मिटा दूं, चल मैं यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आपका मिटा दे रहा हूं। याद रख लीजिएगा, सेक्टर्स ध्यान रखिएगा, कंजम्पशन की बात होगी तो हाउस होल्ड की बात होगी, और इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट को रिटेन करना ही मेन गेम है, क्योंकि समझने का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखो अब बात होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, ये जी क्या है। देखो भाई, जब हम जी की बात करेंगे तो यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव होगा, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि मैंने आपको शुरुआत में ऑलरेडी बता रखा है, और दूसरा हमारा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, पीडीएस का जो अनाज खरीदेगी वो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
और जो सरकार सेल भेल और ओएनजीसी जैसी कंपनी चलाएगी, एसेट्स खरीदेगी, कुछ भी होगा प्रोडक्शन के रेफरेंस से, वो सब आपका गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या मिलेगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक एक लाइन बस नोट मत कीजिएगा क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बुक में है। बस जो जो पॉइंटर्स आपको लगता है कि हाँ वो मेरे नोट्स के लिए होना चाहिए, आप वही नोट्स कीजिएगा, पूरा मत नोट कीजिएगा। नेक्स्ट भाई ये जी हो गया, मुझे लगता है कि जी पे आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं x माइनस एम, और x माइनस एम बोले तो क्या? नेट एक्सपोर्ट। क्या भाई? नेट एक्सपोर्ट। क्लियर? क्या ऑलरेडी मैंने x और m की कहानी बता दी है डिमांड के पर्सपेक्टिव से। एक्सपोर्ट बोले तो क्या? इकोनॉमी से डिमांड, और इंपोर्ट बोले तो क्या? इकोनॉमी में डिमांड। हम डिमांड करेंगे उनसे तो ये इंपोर्ट है, वो हमसे डिमांड करेंगे एक्सपोर्ट है। अल्टीमेटली इन दोनों का जो बैलेंस होगा, नेट बैलेंस होगा, वो मेरे पास एज अ इनकम के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये जो पूरी की पूरी कहानी मैंने बताई आपको एडी की, ये एडी का जो इक्वेशन है, आप इसको फॉर्मूला कहो, कुछ भी कहो, ये तब अप्लाई होगा जब हम ओपन इकोनॉमी का जिक्र कर रहे होंगे। कौन सी इकोनॉमी? ओपन इकोनॉमी। क्लियर? क्या ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं यहां पे क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करूं, तो चलो मैं यहां पे क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करता हूं। से क्लोज्ड इकोनॉमी में तो आपने 2 बताए थे, एक आपने बताए थे गवर्नमेंट वाले, और एक आपने बताए थे विदाउट गवर्नमेंट वाले। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट वाले एडी की बात होगी तो याद रख लीजिएगा उसमें सी होगा, उसमें आई भी होगा, उसमें जी भी होगा, लेकिन उसमें x माइनस एम नहीं होगा। ये होगा एडी इन क्लोज्ड इकोनॉमी विथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। लेकिन व्हाट इफ क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन? देख लो भाई, जी है, सॉरी जी नहीं, सी है। ठीक है, सी बोले तो क्या? हाउस होल्ड, प्लस आई है बोले तो क्या? प्रोड्यूसिंग सेक्टर। कौन भाई? प्रोड्यूसिंग सेक्टर। लेकिन जी नहीं है ना, क्योंकि ये ऐसा क्लोज इकोनॉमी है इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा। तो इसीलिए आप एडी का कितना पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे? 3, ओपन में 4, क्लोज में विथ गवर्नमेंट 3, और क्लोज में विदाउट गवर्नमेंट 2। तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, और एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये इसकी एक छोटी सी कहानी है जिसको उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम प्रॉपर्ली एक एक करके क्लियर करेंगे इस कॉन्सेप्ट। क्लोज्ड विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हम बात करेंगे अब कंजम्पशन। ठीक है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की बात कर ली। ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में हमें बात करना नहीं है, नेट एक्सपोर्ट के बारे में हमें बात यहां पे भी करना नहीं, हम कंजम्पशन के बारे में बात करेंगे। कंजम्पशन में ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, हम प्रॉपर कंजम्पशन की बात करेंगे, उसके बाद हम इनकम की भी बात करेंगे। क्लियर? क्या तो चलिए, उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। मैं अब इसको मिटा देता हूं और अब बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? एक छोटा सा टॉपिक बस ऐड कर रहा हूं, ठीक है, फ्लो को थोड़ा देर के लिए तोड़ रहा हूं, समझिएगा, क्योंकि वो चीज अभी जानना आपके लिए क्या है, जरूरी है, ताकि आगे कॉन्सेप्ट को आप फिर से एनालाइज कर सके, अपने दिमाग में इमेजिन कर सके। एक्स एंड, क्या? एक्स एंड, एक्स पोस्ट। क्या भाई? एक्स एंड एंड एक्स पोस्ट। ये एडी का ही रेफरेंस है, ये कोई अलग दुनिया से नहीं आया है। ये क्या है एक्स एंड और ये क्या है ये एक्स पोस्ट? ये बेसिक सा कोनोशंस, ठीक है, आप इसको पर्सपेक्टिव भी कह सकते हो। अब एक्चुअली सर इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में बेसिक सा अंतर क्या है देखिएगा। ये है प्लान, क्या है ये? प्लान। और ये क्या है? एक्चुअल। दिस इज प्लान एंड दिस इज एक्चुअल। ये छोटी सी बात, ठीक है।
अब ये क्या सिर्फ प्लान और क्या एक्चुअल। सपोज मैं बोलूं एक्स एंड कंजम्पशन, क्या मैं बोलूं एक्स एंड कंजम्पशन, तो आप समझना मैं कितना कंजम्पशन करने वाला हूं, ना कि मैंने कितना कंजम्पशन किया है। लाइक एक्सेंट जीडीपी मतलब प्लान्ड जीडीपी, एक्सेंट इनकम मतलब प्लान्ड इनकम, एक्सेंट सेविंग मतलब प्लान्ड सेविंग। इट्स टोटली प्लान, इट्स नॉट एक्चुअल, इट्स नॉट रियल। दिस इज द मेन सेंस, ठीक है। नेक्स्ट एक्स पोस्ट, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्चुअल, ठीक है। कंजम्पशन, एक्स पोस्ट कंजम्पशन का मतलब मेरा एक्चुअल कंजम्पशन, मैंने कितना कंज्यूम किया। क्लियर क्या? एक्स एंड सेविंग मतलब प्लान, लेकिन एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब एक्चुअल सेविंग, मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ है। वही चीज एक्स एंड इन्वेस्टमेंट मतलब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट जीडीपी मतलब एक्चुअल जीडीपी। हम यहां पे एडी की जब बात करेंगे तो केन्जियन इकोनॉमिक्स के रेफरेंस को लेके जब हम चलते हैं तो हम यहां पे एक्स एंड के कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, हम एक्स पोस्ट की बात नहीं करेंगे। मतलब अभी के बाद से जब हम जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट्स प्लान्ड होंगे, इमेजिनरी होंगे, एक्सपेक्टेड होंगे, एक्चुअल नहीं होंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर क्या? तो उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा कि जब हम एक्सेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एक्सेंट की बात करते हैं, और जब हम एक्स पोस्ट की बात करते हैं तो ये दो अलग अलग कोनोशंस हैं, ये दो अलग अलग रेफरेंसेस हैं, जिन रेफरेंसेस को समझना हमें जरूरी हो जाता है कि हम इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आगे लेके जाने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये दो पर्सपेक्टिव, ये दो एडी का जो कोनोशन है, आगे कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स हैं, वो यहां पे क्लियर हो चुके होंगे। चलो भाई, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और उस पे हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो हमने एडी का जो साथ वाला सारा हिस्सा था पढ़ लिया। आप इमेजिन कीजिएगा, सारी चीजें इमेजिन होनी चाहिए, किताबों पे और कॉपियों पे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, इमेजिन कीजिएगा। एडी समझे हमने, एडी के रेफरेंस में टाइप ऑफ इकोनॉमी समझा, क्लोज्ड और ओपन, ओपन में 4, क्लोज में 2 टाइप, ठीक है। फिर एडी का हमने इक्वेशन पढ़ा, इक्वेशन ओपन इकोनॉमी के रेफरेंस में C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। क्लोज के रेफरेंस में विथ गवर्नमेंट वाला C प्लस आई प्लस जी और विदाउट गवर्नमेंट वाला C प्लस आई, ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा मैंने ऐड किया 2 कोनोशंस, एक्स एंड और एक्स पोस्ट। वर्ड, हमेशा वर्ड पकड़िएगा, एक्स एंड प्लान्ड, एक्स पोस्ट एक्चुअल रियल। हम आगे कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव को लेकर चलेंगे एक्स एंड केन्जियन इकोनॉमिक्स के रेफरेंसेस में, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे कवर करवाऊंगा एएस, क्या भैया? एएस, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। ये एएस क्या है? ये एग्रीगेट सप्लाई से है क्या, ये बता दीजिए। बच्चा आपने समझा ना एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ठीक है। चलो भाई, आपने ये तो समझा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसी के रेफरेंस में समझिएगा ये एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। अब एग्रीगेट सप्लाई के रेफरेंस में इस बात को आप एडी के तरीके से ही समझिएगा। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई का सिंपल सा मतलब होता है कि देखो, प्रोडक्शन जब होगा, क्या होगा? जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन होगा, और उस वैल्यू एडिशन की वैल्यू को ही यहां पे एग्रीगेट सप्लाई के रेफरेंस में समझा जाता है। नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझिएगा सप्लाई का मतलब क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम फिर से बात करते हैं। सप्लाई का सिंपल सा मतलब होता है, सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ goods and services that producer, supplier or supplier willing and able to offer or sell in the market at different price during a period of time। मतलब कोई भी सेलर, कोई भी सप्लायर जब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी इस स्पेसिफिक प्राइस पे ऑफर करना चाहता है, एंड पोस्ट नहीं। याद रख लीजिए, मैंने इसलिए कहा कि आप आगे कॉन्सेप्ट्स को एक्सेंट और एक्सपोज पे वैरी कीजिएगा, ठीक है। कि जब कोई भी सेलर, कोई भी सप्लायर
कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी किसी स्पेसिफिक प्राइस पे सप्लाई करने की इच्छा रखता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप उसको सप्लाई कंसिडर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसको सप्लाई कंसिडर कर सकते हो। क्लियर क्या? अब बात आती है एग्रीगेट सप्लाई की। देखो भाई, जब आप एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हो तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोडक्शन का सेक्टर, ओनली प्रोड्यूसर। हम प्रोड्यूसर की बात करेंगे। अब ये प्रोड्यूसर कौन? कोई भी जो भाई प्रोडक्शन करता है। सिंपल इतना क्या समझना, मान लेते हैं एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है। कौन? एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है। वो क्या लेके आएगा? तो वुड्स लेके आएगा, लकड़ी लेके आएगा, लकड़ियां लेके आएगा, कुछ भी लेके आएगा। इसको किस में कन्वर्ट करेगा? फर्नीचर में कन्वर्ट करेगा। एक मिलर जो मिल चलाता है, चक्की चलाता है, वो व्हीट लेके आएगा और उस व्हीट को किसमें कन्वर्ट करेगा? फ्लोर में, आटे में कन्वर्ट करेगा। अब देखो सर, वो व्हीट लेके आया 12 रुपीज पर केजी पे। जब उसको वो आटे में कन्वर्ट करता है तो उस आटे को बेचता है 22 रुपए पर केजी पे। बेचता है या बेचने की इच्छा रखता है? एंड ही रखना इस कॉन्सेप्ट को। तो अल्टीमेटली अगर कहा जाए, पूछा जाए इस मिलर से कि भाई तुमने कितना सप्लाई करा, तुमने कितना सप्लाई करा, तो अल्टीमेटली इन सभी सप्लाई को जोड़ा जाएगा। किसान से पूछूंगा 12 कहेगा, किसान से पूछूंगा तो क्या कहेगा? 12 कहेगा। मिलर से पूछूंगा तो वो 22 कहेगा। तो 22 और 12 कितना हो जाएगा? 34। तो क्या सप्लाई 34 हो गया? अरे नहीं, इस 22 में ये 12 क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है, इसको नेशनल इनकम में उठाया जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा रेफरेंस में ही समझा दे रहा हूं कि जब भी हम एएस की बात करेंगे तो हम इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम देखेंगे डिफरेंस वैल्यू क्या है, उसने क्या एक्चुअली वैल्यू ऐड करा। बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई में प्रोडक्शन की बात होती है और प्रोडक्शन का मतलब होता है वैल्यू एडिशन और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और एडिशन ऑफ द वैल्यू। इस लकड़ी में हम नहीं बैठ सकते थे, उसने वैल्यू ऐड करा और उसने फर्नीचर बना दिया तो हम आराम से बैठ सकते हैं। इस व्हीट को, इस गेहूं को नहीं खा सकते, लेकिन गेहूं के आटे से रोटी बना के हम खा सकते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू ऐड किया गया। और यही तो प्रोडक्शन होता है पूरे देश में, यही तो होता रहता है हर दिन। और क्या होता है? ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हो और यहां पे उस वैल्यू एडिशन की जो वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, वो 10 रुपए है और यही 10 रुपए एक तरीके से उसके लिए एएस कंसिडर किया जाएगा। और यही जो 10 रुपए वो कमाएगा उसकी क्या बन जाएगी? इनकम। वाई बोले तो इनकम, वाई बोले तो इनकम। इसीलिए एएस इज इक्वल टू क्या होता है? वाई। एक किसान, एकदम मिनिमलिस्टिक लेवल पे आइएगा। एक किसान खेती करता है, बीज लाता है, अपनी पौधों को सींचता है पानी से, फर्टिलाइजर देता है, सब चीज करता है। और जब वो अपना ग्रेन तैयार करता है तो उसका एक रेट रखता है और वो रेट उसके कॉस्ट पे क्या होता है? डिपेंड होता है। सबको जोड़ के उसने 12 रुपए कीमत तय की ना, विच मीन्स उस जमीन में उसने ऐसी वैल्यू ऐड की कि 1 केजी उसकी कीमत 12 रुपए आई और वही 12 रुपए उसकी क्या बन गई? इनकम, कमाई। तो इस किसान का सप्लाई ही क्या है? सप्लाई की वैल्यू ही क्या है उसकी? इनकम। सिंपल सी बात यार, सोचो ना, तुम जूते बनाते हो, यू आर शूज मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अगर आप शू मैन्युफैक्चरर हैं तो जो भी जूता बना के फाइनली आपने अपने गोडाउन में रखा होगा वही बेचोगे तो आपकी कमाई होगी ना, ये तो आपकी इनकम है। इसीलिए कहा जाता है कि जब इसको पूरे देश में देखो, मैक्रो लेवल पे ले जाके देखो, तो सब कुछ तो यही कर रहे हैं, कोई थोड़ी कोई काम अलग कर रहा है। और इसी के कारण, इसी पर्सपेक्टिव के कारण, इसी समझ के कारण, इसी अंडरस्टैंडिंग के कारण हमारा एएस इज इक्वल टू क्या हो जाता है? वाई हो जाता है। इसीलिए आप इसका इक्वेशन भी तैयार कर सकते हैं। देखिए जरा इक्वेशन और उसको लिखिएगा कॉपी में और ध्यान से अच्छे से लिखिएगा।